नमस्कार दर्शक मित्रों, फिर से आपके सामने पेश हुआ हूँ आज समाचार का सच लेके। देश में जो भी बड़ी घटना होती है या फिर बड़े न्यूज़ होते हैं उनकी जानकारी हम आपको देते हैं, और स्टेट के जो भी बड़े न्यूज़पेपर ने वहाँ पर आपको जो न्यूज़ दिखाया हुआ है या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल ने जो कौन से न्यूज़ को किस तरीके से आपको दिखाया हुआ है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत आकलन करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं या दुख भरी एक न्यूज़ दे दूं तो अमूल फेडरेशन, अमूल मिल्क मार्केटिंग ने फिर से दूध में 2 रुपीस के बढ़ोतरी करने के एक न्यूज़ दिए हुए हैं। अब देखना यह रहेगा कि इतनी महंगाई कहां तक ले जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समाचार का सच। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैश्विक पटल पर भारत के प्रदर्शन की एक बात करनी है। वहां पर हम लोग बात करेंगे निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उनकी एक बात लेके हम लोग आए हैं और वो भी एक चिंताजनक समाचार दे रहे हैं। क्या है डिटेल और कौन से न्यूज़पेपर ने क्या लिखा हुआ है उनके बारे में वो हम डिटेल जाने। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइम्स नाउ ने आईएमएफ का एक वैश्विक पटल के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि ये भी सबसे पहला न्यूज़ जो है वो थोड़ा दुख देने वाला है या दुखदायक है, ऐसा बोला जा सकता है। डिटेल समझे ये न्यूज़ की। तो आईएमएफ की एक वैश्विक पटल पर भारत का प्रदर्शन जो है वो थोड़ा असाधारण रहा है। वित्त मंत्री का एक दावा है कि ऐसा करने वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था है। इसके बीच बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वहां पर अनिश्चित भू राजकीय संकट पर एक चिंता जताई है। क्यों चिंता जताई है और क्या न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पे ऊपर आपको न्यूज़ दिया हुआ है वो समझे कि कौन से चिंताजनक समाचार है उसके बारे में बात करें और थोड़ा बहुत न्यूज़ का आकलन करें। तो उन्होंने कहा कि तनावपूर्ण और अनिश्चित भू राजनैतिक संकट वहां पर जो सर्दियों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में नई चिंता को वहां पर पैदा कर सकती है। और इसी बीच जो डिटेल आई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की वार्षिक बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनिश्चितता भरी दुनिया में भारत असाधारण प्रदर्शन करने वाले में से एक है। और इसी के बीच उनका यह बयान आया हुआ है कि आईएमएफ के उस बयान के एक दिन बाद आया हुआ है जिसमें कहा गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक उज्जवल स्थान पर है, लेकिन आज भी यहाँ पर मंदी का मार जो है वो भारत सहन कर रहा है। डिटेल कुछ ऐसी सामने लिखी है फ्रंट पेज पे ऊपर टाइम्स नाउ ने कि सीतारमण ने वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वित्त समिति के संबोधन करते हुए कुछ ऐसा कहा कि भारत ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि की दर साल दर आधार पर 13.5% वहां पर रखी है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। वो ऐसा कुछ बोले। सीतारमण ने कहा कि वैश्विक बाधाओं के बावजूद आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2022 और 2023 दोनों में 6% की अधिक वृद्धि के साथ एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। बड़े व्यापार की उन्होंने कुछ बात की, लेकिन ये जो न्यूज़ दिया हुआ है निर्मला सीतारमण ने वो काफ़ी अलग दिख रहा है। लेकिन फिर भी सबसे पहले टाइम्स नाउ ने जो निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो बोला हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़े। तो बड़े व्यापार में सुधार की गुंजाइश है, ऐसा वहां पर उन लोगों का मानना है और निर्मला सीतारमण ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। सीतारमण ने कहा कि उनके अनुसार पहली तिमाही में 13.5% जीडीपी वृद्धि दर को छूने से भारत महामारी से पहले स्तर को वहां पर 3.8% पार कर सकेगा। इसी बीच बता दें कि भारत में अप्रैल 2022 से पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया गया था। वित्त मंत्री ने ऐसा भी कहा कि पहली तिमाही में हम उपभोक्ता खर्च में 26% की बढ़ोतरी देख रहे हैं। इसी बीच जो डिटेल सामने आई है कि यह उपभोक्ताओं के सामने विश्वास और संपर्क गतिविधियों से संभव हुआ है। हालांकि वित्त मंत्री ने वहां पर कहा कि बड़े व्यापारों, होटल, रेस्टोरेंट में अभी सुधार की गुंजाइश है। मीन्स के उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है कि देश अभी भी कोरोना की वहां पर चपेट में है
और देश जो है वो महामारी का सामना कर रहा है। अब देखना ये रहेगा कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कुछ नई पॉलिसी डिजाइन करती है या ऐसे ही भाव के जो भी घरेलू उत्पाद जो है उसके भाव सतत बढ़ रहे हैं, मींस बढ़ोतरी हो रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि ये न्यूज़ के ऊपर वित्त वहां पर जो आला कमान बैठे हुए हैं, केंद्र में सरकार जो इसकी बैठी हुई है, इसके ऊपर कुछ पॉलिसी डिजाइन करती है या नहीं। अब एक दूसरे न्यूज़ की तरफ जाएं तो दूसरे एक न्यूज़ जो है वो दिखाने हैं राजस्थान के। राजस्थान में क्या अभी सियासी मसला चल रहा है वो हम लोग यहाँ पर समझे तो राजस्थान पत्रिका ने एक न्यूज़ दिया हुआ है कि आरएएस के बाद अब आईएएस की भी बारी वहाँ पर आ सकती है। क्या बारी आ सकती है और क्या राजस्थान में सियासी मसला चल रहा है वो डिटेल राजस्थान पत्रिका की हम लोग पढ़े और थोड़ा बहुत आकलन करें ये न्यूज़ के ऊपर। तो वहाँ पर राजस्थान से ऐसी एक न्यूज़ है ये कि आईएएस अफसरों की तबादली में सूची पर मंथन जारी है। तो वहाँ पर भी ट्रांसफ़र वारंट जो है वो या फिर ट्रांसफ़र जो है वो उसकी डिटेल आ सकती है। कई जिले के बदलेंगे वहाँ पर कलेक्टर और राज्य सरकार ने हाल ही में 201 आरएएस वहाँ पर अफसरों के तबादले के करके वहाँ पर तहसील स्तर के राजधानी तक की वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है उसको वहाँ पर चेंज किया है। अब जल्द ही एक तबादले की सूची जो है वो आईएएस अफसरों की जारी होने वाली है राजस्थान में। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर राजस्थान में भी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत जो है वो उनका सीएम है, उनके सीएम है राजस्थान सरकार। तो डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि वहाँ पर आईएएस ऑफिसर की सूची जो है वो जारी हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है आईएएस ऑफिसर्स की। कार्मिक विभाग में चल रही तैयारियों को वहां पर देखते हुए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से तबादले की वहां पर चक्की में घूमने वाली है वहां पर, जिसके बाद कुछ जिले के कलेक्टर्स को सहित विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तरीय आला ऑफिसर इधर उधर हो सकते हैं, मीन्स के ट्रांसफ़र हो सकता है। अब डिटेल पढ़े वहां पर राजस्थान पत्रिका थी कि तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सचिवालय में हाल ही जो राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल बना हुआ है राजस्थान में वो भी अब शांत हो चुका है और वहां पर अब चुनावी वर्ष की तैयारी के लिए प्रशासनिक मशीनरी को तैयार की जाने की हलचल भी हो रही है। अब वहां पर डिटेल कुछ राजस्थान पत्रिका ने ऐसी लिखी है कि सरकार में इस बात पर एक मत है कि अगर आचार संहिता के हिसाब से देखा जाए तो चुनाव के लिए महज 11 महीने ही शेष है। ऐसे में सभी जिलों में व विभागों के लिए ब्यूरोक्रेसी की एक फाइनल टीम जो है वो बननी चाहिए और इस पर मंथन चल रहा है और संभवतः इस महीने यह सूची जारी हो सकती है। मींस ट्रांसफ़र जो है वो सभी ऑफिसर्स के हो सकते हैं राजस्थान में। सूत्रों के अनुसार एक लंबे अरसे से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं प्रवीण गुप्ता, राजस्थान के जो ऑफिसर्स हैं उनके नाम जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो लंबे अरसे से एक ही पद पर वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनके कुछ नाम यहाँ पर राजस्थान पत्रिका ने दिया हुआ है। वो डिटेल यहाँ पर सुने तो यहाँ पर एक कार्य कर रहे हैं प्रवीण गुप्ता, हेमंत गेरा, कृष्ण कुणाल जैसे वहां पर वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर सहित कुछ अन्य आला ऑफिसर का भी वहां पर तबादला जो है वो हो सकता है। एक प्रमोटी आईएएस की भी वहां पर शामिल हो सकते हैं, वो यहाँ पर समझे तो हाल ही राजस्थान कैडर से 4 जो है वो आईएएस अफसरों वहां पर मुकुल शर्मा, पुखरन राज सेन और श्रुति भारद्वाज और अरुण कुमार पुरोहित को भी वहां पर आईएएस की कैडर की तुलनात्मक रूप से वहां पर बेहतर मानी जाने वाली पोस्टिंग मिलेगी, ऐसे समाचार है। इसी बीच राजस्थान के इनके अतिरिक्त कुछ सीनियर प्रमोटी आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर जो अब तक कलेक्टर के पद पर वहां पर नहीं लगे हैं, ऐसे में उन्हें भी कुछ जिलों में कलेक्टर बनाने के अवसर मिल सकता है, ऐसे राजस्थान से न्यूज़ आ रहा है और राजस्थान पत्रिका ने ऐसा न्यूज़ लास्ट पेज के ऊपर दिया है। अब एक तीसरे न्यूज़ की तरफ चले और तीसरे स्टेट में क्या हलचल चल रहा है वो हम लोग समझे। तो यहाँ पर तीसरे स्टेट की बात करनी है और बात करनी है मध्य प्रदेश की। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के न्यूज़ की और वहाँ पर क्या सियासी मसला चल रहा है वो यहाँ पर हम लोग समझे। तो वहाँ पर भी दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ डिटेल दी है मध्य प्रदेश की। उन्होंने फ्रंट पेज के ऊपर ये न्यूज़ दिया हुआ है। कौन से न्यूज़ दिए है वो यहाँ पर मैं पढ़ूँ तो वहाँ पर भी अभी इलेक्शन का माहौल अभी काफ़ी गर्म सीमाओं पर है। तो इसमें कड़ी सुरक्षा में आएंगे गृह मंत्री। वहाँ पर अमित शाह के दौरे चल रहे हैं और अमित शाह वहाँ पर जाने वाले हैं, उसका एक सबसे बड़ा न्यूज़ यहाँ पर वायरल किया हुआ है राजस्थान पत्रिका और नवभारत टाइम्स ने।
क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पर हम लोग समझे तो कड़ी सुरक्षा में आएंगे गृह मंत्री और 3000 पुलिस जवान संभालेंगे उनकी सुरक्षा। और इसी बीच रूट पार्किंग भी वहां पर तय हो चुका है और पुलिस कर रही है नॉन स्टॉप चेकिंग वहां पर मध्य प्रदेश में। क्या है डिटेल वो हम लोग समझे तो वहां पर एयर टर्मिनल के विस्तार का शिलान्यास करने आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री कड़ी सुरक्षा में वहां पर होगी मध्य प्रदेश में। इसी बीच एयरपोर्ट से सभा स्थल और वहां पर जय विलास पैलेस तक 3000 से ज्यादा जवान व अफसर वहां पर तैनात हो चुके हैं, ऐसा वहां पर न्यूज दे रहा है राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका ने एक दूसरी डिटेल दी है वो यहां पर पढ़े तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान जो है वो एजीडी श्रीनिवास और एसपी जो है वो ग्वालियर समित अमित सांघी ने वहां पर अपने हाथ में ले रखी है और शहर की सीमाएं सील कर दी गई है और पुलिस नॉनस्टॉप वहां पर चेकिंग भी कर रही है। डिटेल कुछ ऐसी है कि शहर में प्रवेश करने वाले हर वाहन की पूरी तलाशी लेकर ही जवान या अफसर आगे जाने दे रहे हैं। और वहां पर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो भी संदिग्ध वहां पर दिखाई देता है उसे थाने लाकर पड़ताल की जाती है और जिन इलाकों से वहां पर गृह मंत्री का काफिला वहां पर गुजरेगा उस इलाकों में रहने वालों की जानकारी भी जुटानी शुरू कर दी है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है। राजस्थान पत्रिका ने जो लास्ट पेज के ऊपर न्यूज दिया हुआ है उसमें वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर एसएसपी अमित सांघी ने यहाँ यह बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा के इंतजामों को वहां पर फाइनल टच दिया जा रहा है और उसके साथ सुरक्षा को देखते हुए वहां पर क्राइम ब्रांच के साथ ही थानों में पदस्थ तेज तर्रार जवानों की सुरक्षा के लिए वहां पर लगाया गया है। और इसी बीच शहर के प्रवेश मार्ग पर स्थित थाना पुलिस को वहां पर हर जाने आने वाले वहां पर जरूरी जानकारी लेकर ही आने जाने देते हैं और वहां पर लगभग शहर में एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल और साथ ही जय विलास पैलेस तक 3000 से ज्यादा जवानों को वहां पर तैनात किया जा रहा है। डिटेल जो आई है वहां पर गृह प्रधान अमित शाह वहां पर दौरे पर जाने वाले हैं, कई आला अफसरों के साथ मीटिंग करने वाले हैं और मध्य प्रदेश में जो भी प्रश्न है यहाँ पर जो भी वहां पर हालाकी है उसके साथ डिस्कशन भी होने वाला है। डिटेल कुछ ऐसी सामने ली है कि वहां पर अब वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पर चेकिंग कर रही है और शुक्रवार की सुबह वहां पर बीडीएस वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड है वहां पर उनकी टीम जो है वो मैदान में पहुंच चुकी है और कार्यक्रम स्थल से लेकर उनके आने और जाने वाले मार्गों पर लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी एक बात करें तो इसी बीच एयरपोर्ट स्टेशन और बस स्टैंड के सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी चेकिंग जारी है और वहां पर वीवीआईपी रूट पर भी पार्किंग तय हो चुका है। इसी बीच एयरपोर्ट से सभा स्थल तक वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम के लिए पुलिस ने रूट पर ट्रैफिक प्लान के साथ ही वहां पर पार्किंग पर चारों दिशाओं से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए पार्किंग तय कर दिया है क्योंकि भारी मात्रा में वहां पर अमित शाह को सुनने के लिए लोग आने वाले हैं, जिससे किसी को भी वहां पर किसी तरीके से परेशानी ना हो उस तरीके से पुलिस ने प्रशासक ने वहां पर डेरा जमा के रखा हुआ है। अब देखना यह रहेगा कि मध्य प्रदेश में अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे तो बाकी की पार्टियां क्या करेगी और उसके ऊपर क्या निश्चित वहां पर वो कारोबार करेगी। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज की तरफ और एक बात करनी है दिल्ली से जो सबसे बड़े न्यूज आ रहे हैं वो है ईडी की छापेमारी के न्यूज। पिछले 48 घंटे से सबसे बड़े न्यूज जो दिल्ली से आ रहे हैं वो छापेमारी के न्यूज आ रहे हैं और वो भी वहां पर आम आदमी पार्टी के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया हैं वो कहीं घेरे में फंस चुके हैं। क्यों वहां पर वो मनीष सिसोदिया की जांच पड़ताल हो रही है वो यहां पर समझे तो वहां पर जो है वो डीएनए न्यूज़पेपर है उन्होंने ये फ्रंट पेज के ऊपर और उसके पोर्टल ने भी फ्रंट पेज के ऊपर वहां पर ये न्यूज़ दिया हुआ है। वो दिल्ली के समाचार अब हम लोग समझे तो वहां पर दिल्ली में आबकारी घोटाले में ईडी की सबसे बड़ी एक कार्यवाही शुरू हुई है और वो भी शराब के कारोबारी के लिए। शराब के कारोबारियों के 25 ठिकाने पर ईडी की फिर से ताबड़तोड़ एक छापेमारी शुरू हुई है। इसी बीच आबकारी नीति घोटाले में एक बार फिर से प्रवर्तमान निर्देशालय ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 सरी बारी वहां पर छापेमारी की है
और उसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी ईडी ने आज तड़के के वहाँ पर तड़के शराब वहाँ पर कारोबारियों के वहाँ पर 25 ठिकानों पर छापेमारी की है, ऐसा डीएनए न्यूज़पेपर लिख रहा है। डीएनए न्यूज़पेपर ने ऐसा कुछ लिखा कि इससे पहले भी ईडी ने और सीबीआई ने इस केस में 100 से अधिक ठिकानों पर तलाशी ली है। तो इसमें सबसे बड़ा जो न्यूज़ है वो ये है कि ये जो ईडी की छापेमारी हो रही है, यहाँ पर जांच पड़ताल हो रही है, इसमें आप आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर दिल्ली में है और उसमें डेप्यूटी सीएम जो है वो मनीष सिसोदिया है, वो कहीं ना कहीं ये ईडी की छापेमारी के घेरे में है। अब डीएनए न्यूज़पेपर ने जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर हम लोग समझे तो वहाँ पर 100 से अधिक ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है और जिनमें से कुछ नेता, पूर्व नौकरशाह और कारोबार भाई वहाँ पर आला अफसर भी इसमें शामिल है। क्या है ये डिटेल तो वो समझे तो जांच एजेंसियों ने अब तक 3 आरोपियों के विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक वहां पर बोनपल्ली को वहां पर गिरफ्तार किया है और इस केस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। वहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वो भी वहां पर इसमें शामिल है और उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। डिटेल कुछ ऐसी न्यूज़पेपर ने दी है, वो यहाँ पर समझे कि सूत्रों के मुताबिक हाल फिलहाल में गिरफ्तार किए गए आरोपियों और साथ ही में अन्य लोगों से वहां पर पूछताछ के दौरान कुछ नाम सामने आए हैं जिनकी भूमिका इस घोटाले में संदिग्ध मानी जाती है। उसमें सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो है मनीष सिसोदिया का। अब वहां पर जो न्यूज़पेपर ने और वहां पर न्यूज़ चैनल है आज तक, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने बताया जा रहा है कि आज जिन लोगों के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है उसमें से कुछ बड़े कारोबारी वहां पर ऑफिसर भी शामिल है। इसी बीच ईडी का सूत्रों का ऐसा कहना है कि जांच एजेंसी के हाथ आबकारी नीति को लागू करने में की गई वहां पर अनियमितता को वहां पर काफ़ी सबूत लगे चुके हैं और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आज छापेमारी के दौरान और बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसमें मनीष सिसोदिया का सबसे बड़ा नाम चल रहा है और अब देखना यह रहेगा कि आम आदमी के पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इसके ऊपर क्या कार्यवाही करते हैं और क्या स्टेटमेंट देते हैं। इसी बीच कथित घोटाले में सिसोदिया भी आरोपी है और दरअसल बात करें उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट के आधार पर नई आबकारी नीति के निर्धारण और उसी के साथ कार्यान्वयन में कथित घोटाले की एक जांच जो है वो सीबीआई से कराने की एक सिफारिश की थी और मुख्य सचिव ने गत 8 जुलाई को अपनी रिपोर्ट वहां पर उनको एलजी को वहां पर भेजी थी, जिसमें उन्होंने पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति में लापरवाही बरतने के साथ ही उन्होंने नियमों की अनदेखी और उसी के साथ इसे कार्यान्वयन में गंभीर चूक के आरोप भी लगाए गए थे। अब देखना यह रहेगा कि मनीष सिसोदिया इसमें किस तरीके से घेरे में आते हैं और इसमें अन्य बातों के साथ साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और वहां पर चुनिंदा विक्रेताओं को वहां पर टेंडर के बाद वहां पर लाभ पहुंचाना भी वहां पर शामिल हुआ है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में भी एक आरोप लगाया था कि शराब बेचने वालों की वहां पर लाइसेंस फीस माफ करने से वहां पर सरकार को 144 करोड़ रुपीस का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और इसी बीच वहां पर आबकारी मंत्री के तौर पर वहां पर मनीष सिसोदिया ने इन प्रावधानों की अनदेखी की है। तो सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम यहां पर सामने आ रहा है और डीएनए न्यूज़पेपर है, नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर है, उन्होंने सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क किया हुआ है वो मनीष सिसोदिया के ऊपर, दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। अब देखना यह रहेगा कि भाजपा के वहां पर आला कमान है और केंद्र में भाजपा सरकार है, इसके ऊपर क्या नीति विषयक निर्णय लेती है। इसी बीच भाजपा और कांग्रेस ने इस कथित घोटाले का आरोप लगाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया हुआ है और इसी बीच विवाद बढ़ने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस ले लिया था। डिटेल जो सामने आई है इसके बाद अब देखना यह रहेगा कि इसके बाद सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी तफ्तीश वहां पर शुरू की है। इसी आधार पर ईडी ने धन शोधक का केस भी वहां पर दर्ज किया है, लेकिन खास देखना यह रहेगा कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार इसके ऊपर क्या कार्यवाही करती है और इसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है या नहीं।
ये देखना रहेगा। ये जो न्यूज़ है इसके ऊपर हम लोग लगातार नज़र रखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे स्टेट की, बात करते हैं दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है, वो समाचार भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी अभी सियासी मसला चल रहा है और वहाँ पर भी इलेक्शन का ब्यूगल वहाँ पर जो है वो पूरजोश से शुरू हुआ है। क्या है ये डिटेल वो समझे तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो है वो मुद्दा चल रहा है। जानिए बाकी के वहाँ पर मुद्दे क्या है, वो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बीच वहाँ पर पंजाब केसरी ने हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो जानना ज़रूरी है। तो वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। अब देखना यह है कि इस पहाड़ी राज्य में एक ही फेज में 12 नवंबर को मतदान होगा। अब की 8 दिसंबर को वहाँ पर जो है वोटों की गिनती की जाएगी। और इसी बीच वहाँ पर जो सी वोटर्स ने हिमाचल प्रदेश का चुनाव को लेकर एक ओपिनियन पोल भी किया हुआ है। क्या डिटेल दी है वो यहाँ पर समझे। तो नवभारत टाइम्स जो न्यूज़पेपर है और पोर्टल है, उन्होंने लास्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो हम लोग यहाँ पर समझे। तो इसमें सवाल किया गया है कि हिमाचल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्या चाहिए और वहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। तो मुद्दा ये है कि इसके जवाब में सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला और कहा कि रोजगारी को हिमाचल का चुनाव जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर रोजगारी की काफ़ी सारी कमी दिख रही है। इसी बीच डिटेल कुछ ऐसी आई है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क के अलावा भ्रष्टाचार को भी वहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दा बताया हुआ है। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए वहाँ जो सी वोटर्स है, एबीपी और सी वोटर्स है, उनके ओपिनियन पोल से में सबसे बड़ा वहाँ पर मुद्दा बेरोजगारी का बताया है। और वहाँ पर नवभारत टाइम्स ऐसा लिख रहा है कि 49% लोगों के अनुसार पहाड़ी राज्यों में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा पहाड़ी एरिया है। इसी बीच डिटेल लिखी है वो यहाँ पर समझे तो वहाँ पर सबसे बड़ी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। तो इसके अलावा 15% वहाँ पर लोगों ने बिजली, पानी और सड़क की ज़रूरतों को अहम मुद्दा बताया। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के 7% लोग जो है वो भ्रष्टाचार को अहम चुनावी मुद्दा मानते हैं। तो देखना ये रहेगा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार उसके ऊपर क्या कार्यवाही करती है। और हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान होने वाला है और 8 दिसंबर को मतगणना के चुनाव के आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। तब यहाँ पर 12 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को मतगणतरी की जाएगी। अब बात ऐसी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वहाँ जीत दर्ज की थी और डिटेल कुछ ऐसी आई कि पिछले कुछ दशकों में इस पहाड़ी राज्य में सत्ताधारी पार्टी का फिर से सत्ता में लौटना विफल रहने का एक इतिहास रहा हुआ है। अब देखना ये रहेगा कि केंद्र में बैठी सरकार जो है वो भाजपा सरकार चला रही है, वो हिमाचल प्रदेश की ओर किस तरीके से रुख करती है और आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश कौन संभाल रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी 3 जगह पे वहाँ पर सबसे बड़ी भारी मात्रा में वोटिंग होने वाला है। तो ये न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग लगातार नज़र रखेंगे। लेकिन अब एक दूसरे स्टेट की तरफ चले तो वहाँ पर भी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। और अब बात करनी है गुजरात की। गुजरात में एक संदेश न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ डिटेल जो है वो लास्ट पेज के ऊपर दी है और वो भी इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि वहाँ पर भी गुजरात में भी इलेक्शन की डेट जो है वो तारीख जो है वो डिक्लेयर होने वाली थी, लेकिन 3 बजे तक लोग इंतज़ार करते रहे और गुजरात की तारीख जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई। तो संदेश ने उसके ऊपर एक आकलन किया हुआ है, वो यहाँ पर हम लोग समझे। तो इसी बीच हिमाचल और गुजरात के चुनाव की तारीख एक साथ से घोषित क्यों नहीं हुई, उसके बारे में कई न्यूज़पेपरों ने एक डिटेल दी है। इसी बीच वहाँ पर डिटेल कुछ ऐसी आई कि निर्वाचन आयोग ने आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया।
इसी बीच हालांकि उम्मीद ऐसी थी कि आज गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर संदेश ने कुछ ऐसा लिखा हुआ कि वहां पर लास्ट पेज के ऊपर ये डिटेल दी कि वहां पर गुजरात में ऐलान नहीं हुआ और हिमाचल प्रदेश में तारीख डिक्लेयर हो गई। इसी बीच विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयत्न किया हुआ है। वहां पर हिमाचल प्रदेश के साथ ही आज गुजरात के चुनाव की तारीख घोषित होने की एक उम्मीद की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और इस विषय पर निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 2017 में अपनाई गई परंपरा का उल्लंघन किया हुआ है। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस बार आदर्श आचार संहिता को अनावश्यक रूप से वहां पर बढ़ाया नहीं गया है और निर्वाचन आयोग ने एक साथ दोनों राज्यों में चुनावों की घोषणा क्यों नहीं की है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आकलन करें तो एक सवाल पूछे जाने पर जवाब ये आया कि वहां पर राजीव कुमार ने कहा कि आयोग वास्तव में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने की परंपरा का पालन करता है, लेकिन आयोग ने पिछली परंपरा का अनुकरण किया और नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव। ऐसा उन लोगों ने एक आकलन दिया हुआ है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा और तकनीकी रूप से वहां पर नवंबर दिसंबर की अवधि में गुजरात चुनाव करवाना वहां पर संभव है, ऐसा उन्होंने डिटेल दिया। अब वहां पर संदेश ने जो डिटेल लिखी है कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि मतों की गिनती एक ही दिन की जा सके, जैसे कि 2017 में हुआ था। वहां पर कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि गुजरात चुनाव की घोषणा के बाद में करने से मौजूदा सरकार को आदर्श जो है वो आचार संहिता लागू न होने से और पहले और अधिक कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने का एक मौका मिल सकता है। इसी बीच कुमार ने ऐसा कहा कि निर्वाचन आयोग ने वहां पर परंपरा का पालन करते हुए वास्तव में वहां पर प्रतिकृत किया हुआ है कि उन्होंने कहा कि वहां पर 2017 और 2012 में जब दोनों चुनाव एक साथ हुए थे तब आदर्श आचार संहिता की अवधि 70 दिनों से घटकर 57 दिन मीन्स वहां पर 57 दिन वहां पर 2017 की बात की और 21 दिनों से घटाकर वहां पर 57 दिन जो है 57 डेज जो है वहां पर 2012 में कर दी गई थी। अब देखना ये रहेगा कि गुजरात में बैठी भाजपा सरकार इसके ऊपर क्या कार्यवाही करती है और क्या नतीजे पे आती है। अब ये न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग नज़र रखेंगे, लेकिन अब बात करते हैं दूसरे स्टेट की। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा एक सामने मिला हुआ है और 12 घंटे में एक सबसे बड़ी दूसरी न्यूज़ जो है वो वायरल हुई है, वो जो स्टेट है वो बिहार। तो अब एक बात करें बिहार की, तो बिहार में भी पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया हुआ है। क्या डिटेल है वो हम लोग समझे तो क्या छठ और बिहार उपचुनाव के बाद मिलने जा रहे हैं बिहार बीजेपी को नया अध्यक्ष, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि वहां पर प्रभारी विनोद तावड़े की एक बैठक का एक मतलब वहां पर सामने आया हुआ है। इसी बीच बिहार के बीजेपी के नए प्रभारी 3 दिन के बिहार के दौरे पर है और इस दौरान वो कोर टीम के सदस्यों की मुलाकात तो कर रही है, साथ ही में वहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि माना जा रहा है कि बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष को चुनने के लिए वहां पर सारी कवायद जो है वो स्टार्ट हो गई है। और इसी बीच वहां पर आज तक का न्यूज़ पोर्टल है, उन्होंने कुछ डिटेल पटना की ऐसी दी है कि वहां पर पटना बिहार बीजेपी के नए प्रभारी विनोद तावड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में 2 सभाओं के बाद वहां पर कार्यकर्ताओं की वहां पर नब्ज पहचानने आ चुके हैं। और वहां पर आज तक पोर्टल ने ऐसा लिखा हुआ है कि विनोद तावड़े 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वहां पर पटना पहुंचे और इसी बीच पार्टी के सूत्रों के मुताबिक तावड़े की पार्टी की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के वहां पर साथ बैठने का एक महत्व बढ़ गया हुआ है। अब बीजेपी सरकार वहां पर क्या कर रही है वो डिटेल जो आज तक न्यूज़ पोर्टल ने लिखी है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टी के एक नेता ने बताया कि विनोद तावड़े 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और तावड़े इस दौरान जिले के वहां पर निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में वहां पर बातचीत करेंगे और वहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है उसके बारे में भी डिटेल देंगे। लेकिन देखना ये रहेगा कि अमित शाह के दौरे के बाद वहां पर बिहार और पटना में क्या सियासी मसला आ रहा है। इसी बीच हम लोगों ने पूरे स्टेट देश में जो स्टेट में सबसे बड़ी घटना होती है या सबसे बड़े न्यूज़ होते हैं उसका हम लोगों ने आकलन दिया और दिया आपको समाचार का सच। कल फिर से मिलेंगे, नमस्कार।